देखो ये है आपका आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे है ना, तो इसका पहले जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है पूछता है तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, उसको बताना पड़ेगा आपको। यहां पर हमको बैकग्राउंड की जरूरत पड़ता है जब क्वेश्चन क्या है पूछता है ना, तब उसकी जरूरत पड़ेगा आपको। पृष्ठभूमि या इसके जन्म का इतिहास, ये ठीक है। फिर इसका आशय क्या होता है, मीनिंग। आशय मतलब डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है। फिर इसके फीचर्स, विशेषताएं, ओके। फिर परंपरागत ट्रेडिशनल प्रशासन, परंपरागत वर्सेस विकास प्रशासन, दोनों में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल वर्सेस डेवलपमेंट। फिर विकास प्रशासन के अध्ययन के अप्रोच, दृष्टिकोण। फिर आपका ये रिक्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन वर्सेस प्रशासनिक विकास, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, है ना। और फिर आपका न्यू पैराडिज्म ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन के नए आयाम, ये यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है। और फिर आपका निष्कर्ष, फुल क्वेश्चन पूछेगा तो निष्कर्ष लिखना है, फुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है। देखो ये फुल क्वेश्चन बनता है, फुल क्वेश्चन बनेगा मतलब फुल क्वेश्चन का मतलब 175 तो इसमें आएगा नहीं, 100, 125, 60, 30। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, कभी इसको पूछ रहा है, कभी कंपेरेटिव को पूछ रहा है, कभी न्यू को पूछ रहा है, कभी एनपीएम को पूछ रहा है, कभी आपका पब्लिक चॉइस को, गुड गवर्नेंस को, मतलब यहां से प्रश्न आना है ना, ठीक है। ये देखो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इस वे में आप एक बार सोचोगे ना तो प्रश्न बन जाएगा। जैसे आपका इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, लोक प्रशासन 1887, 1887 में लोक प्रशासन विषय का जन्म हुआ। वुड्रो विल्सन 1920 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वुड्रो सेकंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी में वुड्रो विल्सन, ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। इन्हीं के बिल्सोनियन फार्मूला बोलते हैं ना, बिल्सोनियन फार्मूला, इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। और इसी कारण से इनको शांति का नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो 1887 में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा बैकग्राउंड आपके दिमाग में होना चाहिए। 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है, इसका जन्म हुआ। राजनीति प्रशासन से पहले राजनीति प्रशासन में था, तो राजनीति प्रशासन से अलग होकर लोक प्रशासन का जन्म हुआ। वुड्रो विल्सन इसके फाउंडर हैं, इसके प्रोपाउंडर हैं, इसके फादर हैं। इन्होंने ही लोक प्रशासन विषय के जन्मदाता हैं ये। आप देखो कि 1914 से 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, ओके, तो जब बिल्सोनियन फार्मूला से आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, और इसी आपका वुड्रो विल्सन ने इन्हीं के प्रयास से 1920 में लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्र संघ का
स्थापना हुआ और राष्ट्र संघ को एक काम सौंपा गया कि भाई आप ऐसा काम करो इंटरनेशनल लेवल पर कि दोबारा वर्ल्ड वार ना हो। ओके, लेकिन 20 साल नहीं गया बेटा, देखो 20 साल नहीं गया, 1939 टू 1945 सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। ये आपका सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। अब जब सेकंड वर्ल्ड वार हो गया और कई सारे युद्ध हो गए, तो लीग ऑफ नेशंस के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा गया कि ये लीग ऑफ नेशंस की असफलता है। कहने का मतलब प्रशासन की असफलता है। प्रशासन को जो जवाबदारी दिया गया था कि भविष्य में दोबारा वर्ल्ड वार न हो, इसको रोके, नहीं रोक पाया। इसलिए जवाबदारी पूरा डाल दिया गया आपका प्रशासन के ऊपर। ओके, और इसीलिए जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, ओके, तो परंपरागत जो प्रशासन था उसके ऊपर पूरा जवाबदारी सौंपा गया और कहा इसके लिए परंपरागत प्रशासन को जवाबदार, अकाउंटेबल माना गया और कहा गया कि परंपरागत प्रशासन ही इसके लिए जवाबदार है। तो किस बात के लिए जवाबदार बनाया गया? ये जो परंपरागत प्रशासन था, अभी तक प्रशासन करने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बस था। राजा महाराजाओं के शासन को याद करो आप कि भाई उनका काम सिर्फ नियम कानून को लागू करना, राज्य की सुरक्षा करना, यही काम था बस। उनका विकास आम आदमी के जीवन से, आम आदमी के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। और ये जो प्रशासन होता है ना, इसी प्रशासन को हम रेगुलेटरी रेगुलेटरी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, नियामकीय प्रशासन बोलते हैं। नियामकीय शब्द आपको ध्यान देना है। नियामकीय प्रशासन का मतलब हुआ प्रशासन जो नियम कानून पर आधारित होता है और नियम कानून को लागू करना ही प्रशासन मानता है। तो नियामकीय प्रशासन को जवाबदार माना गया और कहा गया कि यह प्रशासन की ही क्या है, आपका असफलता है। तभी आपका 1945 के बाद देखो, आपका इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए। सिर्फ भारत नहीं हुआ, बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंट हुए। और ये सब देश जो है गुलामी के अंधेरों में जकड़े हुए थे, गुलामी से मुक्त हुए थे। इनको यूरोपियन कंट्रीज, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, ये सब इनका पूरा शोषण कर लिए थे। सामाजिक आर्थिक स्थिति इनका एकदम बैकवर्ड था और सब समस्याओं से, जटिल समस्याओं से घिरे हुए थे। एक बात। दूसरी बात, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? अमेरिका के, ब्रिटेन के प्रशासन और राजनीति के थिंकर्स लोग हमारे पूर्वी देशों में लड़ाई में भाग लेने आए थे। चाइना आए थे, वियतनाम आए थे, भारत आए थे। यहां जब वो लोग आए तो देखे बाप रे कैसे दुर्दशा है करके थिंकर्स लोग। अब फिर उनके मन में एक विचार आया कि जब तक प्रशासन के भूमिका, रोल को चेंज नहीं किया जाएगा और जब तक ये समस्या जैसा दिख रहा है वैसा बना रहेगा, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर फिर होगा। और इसीलिए उन्होंने आपका प्रशासन, नए प्रशासन के भूमिका में बदलाव, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ ये कहा गया कि प्रशासन जब तक सामाजिक आर्थिक विकास का काम नहीं करेगा तब तक लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी और जब तक लोगों का समस्याओं का समाधान नहीं होगा, समस्याएं वैसी को वैसी बने रहेंगी, तीसरा वर्ल्ड वॉर भी होगा। और इसी कारण से आपका विकास प्रशासन का जन्म हुआ। तो विकास प्रशासन के जन्म का कारण परंपरागत प्रशासन की असफलता थी और नए स्वतंत्र देशों में सामाजिक आर्थिक विकास करने की आवश्यकता।
ये दो कारण से आपका विकास प्रशासन का आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, जन्म हुआ। भारत भी आजाद हुआ और भारत में आफ्टर 1946 प्लान द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का नियोजित विकास की अवधारणा शुरू हुआ। भले ही योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, लेकिन भारत का नियोजित विकास की अवधारणा 1946 में नियोगी कमेटी के सिफारिश से शुरू हो गया। और भारत में हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आपका विकास प्रशासन को व्यवहार में सबसे पहले लागू करने वाला देश भारत है। हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के सामाजिक और आर्थिक से सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाया और उन योजनाओं को व्यवहार में लागू करने का उत्तरदायित्व प्रशासन को सौंपा। और इसी के तहत बेटा 1952 में विकास खंड ये जो विकास खंड 146 विकास खंड है, विकास खंड का गठन किया गया। भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1952 में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये शुरू हुआ। और इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने के लिए ही तो आप लोग जानते हो, जिसको आज आप लोग सीओ बोलते हो, बीडीओ का पद बना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और विकास खंड बना। ये भारत में विकास प्रशासन ने पहले मूर्त रूप ग्रहण किया। तभी आपका ये जो विकास प्रशासन शुरू, देखो विकास कार्यक्रमों का प्रशासन शुरू हुआ। इसी को 1955 में हमारे भारत के सिविल सेवा के ऑफिसर थे, अधिकारी थे, यूएल गोस्वामी, इन्होंने इसको विकास प्रशासन नाम दिया। विकास प्रशासन नामकरण भारत ने किया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपका एक कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित किया प्रोफेसर विडनर ने। विडनर शब्द याद रखो तो भी चलेगा, प्रोफेसर विडनर। Therefore, Widner is known as the father of development administration. ओके, समझ गए यार? ओके, इसलिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने राष्ट्र संघ बनाया था 1920 में। राष्ट्र संघ तो एक प्रशासनिक बॉडी बनाया था ना, जिसको हमने उत्तरदायित्व सौंपा था कि आप आगे भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों को होने से आप रोकोगे, लेकिन वो रोक नहीं पाया और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अगर वही चीज फिर से बना रहेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा क्या? तब हम ये लोग बोले कि वर्ल्ड वॉर होने का वजह देशों का आपस में लड़ाई नहीं है। ये लोग बोले बेटा कि वर्ल्ड वॉर होने का वजह लोगों का शोषण, लोगों का पिछड़ापन, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये कारण था। गुलामी कारण था। गुलामी पर ठीकरा फोड़े। भाई हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत तो आजाद हुआ है बहुत सारे देशों के साथ। इसमें तो आपका अटलांटिक चार्टर जो हुआ था, ये सब का योगदान है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए बोले कि भैया अब आपका प्रशासन का भूमिका क्या होगा कि प्रशासन को अब काम करना पड़ेगा किसका? डेवलपमेंट का। लोगों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। जब लोगों की समस्याएं दूर होगी तभी विश्व में शांति आएगा। शांति आएगा तो देश के शासक और शासन आपका स्थिर होगा, तो समस्याएं क्या होंगी? आपका दोबारा जन्म नहीं लेंगी। ओके डियर, आज आप देख रहे हो ईरान इराक युद्ध हो रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, यूक्रेन आपका रसिया युद्ध हो रहा है। कौन जवाबदार है? प्रशासन। नहीं है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ हमने किसके लिए बनाया है? नाटो हम किसके लिए बनाए हैं? ये सब जो अंतरराष्ट्रीय प्रशासन है हमारा फैल खा रहा है।
अगर ये सफल होते, ये अगर बिना स्वार्थ के निष्पक्ष काम करते अभी, तो ये समस्या ही जन्म नहीं लेती। समझ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? ये जो हमने आपका प्रशासन को भूमिका सौंपा है संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने दायित्व निभाने में असफल हो गया है। ये भी आपका निबंध का प्रश्न बनेगा। अभी जस्ट मैं पढ़ाऊंगा पेपर 7 पार्ट 2, उसमें आएगा ये सब बताऊंगा, उसमें देखना आप। ये क्लियर हुआ? आप टॉपिक वाइज चलिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप टॉपिक वाइज चलिए। मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा ना, भी बहुत सारा क्लियर होगा चीजें, क्योंकि उसमें हमको संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है, WTO पढ़ना है, IMF पढ़ना है, विश्व बैंक पढ़ना है, उसमें IAEA पढ़ना है ना? यही सब के वजह से तो हो रहा है यार, समझ रहे हो? चलें आगे। आप देखो आशय और परिभाषा, मान लो पूछ दिया कि विकास प्रशासन का क्या आशय है और परिभाषा बताइए, तो आशय क्या होगा? वह प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ, लॉ एंड कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ लोक कल्याण के लिए भी काम करता है, लोक कल्याण का उत्तरदायी के लिए भी उत्तरदायी है। इसको अपन क्या बोलेंगे? विकास प्रशासन। ओके, इसी को एडवर्ड एडवर्ड डब्ल्यू विडनर एडवर्ड डब्ल्यू विडनर, इनके नाम को नहीं भूलना है। इसको विकास प्रशासन पूछा मतलब इनका नाम देना ही होगा, कोई भी पेपर चेक करेगा इनका नाम खोजेगा वो। एडवर्ड डब्ल्यू विडनर बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? वह प्रशासन जो लक्ष्य उन्मुख एवं कार्य उन्मुख होता है, टारगेट ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एंड जॉब ओरिएंटेड, वह प्रशासन कौन है? देखो वह शब्द को ध्यान देना, वह प्रशासन जो लक्ष्य उन्मुख एवं कार्य, दो शब्द पकड़ना बस, गोल ओरिएंटेड एंड जॉब ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख एवं कार्य उन्मुख हो तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह मार्गदर्शन देता है। ओके, गोल ओरिएंटेड एंड जॉब ओरिएंटेड, दो शब्द लिख दिए मतलब क्लियर। वह प्रशासन जो लक्ष्य उन्मुख मतलब गोल ओरिएंटेड, एंड कार्योन्मुख मतलब आपका जॉब ओरिएंटेड, मतलब वह प्रशासन जो नियमों उन्मुख ही ना हो, सिर्फ नियम कानून पे बल मत दे, बल्कि लक्ष्योन्मुख और लक्ष्य प्राप्ति पर बल दे। जैसे अभी हमारा प्रशासन, अभी हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल SDG 2030 चल रहा है, पंचवर्षीय योजना में 5 साल का लक्ष्य बनाते हैं अपन, एक वर्षीय लक्ष्य बनाते हैं। वह प्रशासन जो लक्ष्य बनाता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, जो नियम कानून पर ज्यादा फोकस करने के बजाय कार्य समय पर हो, इस बात पर फोकस करता है। तो लक्ष्योन्मुख एवं कार्योन्मुख हो तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गाइडलाइन जारी करे, मार्गदर्शन दे। ये देखो, ये इतने शब्द को याद रखोगे मतलब परिभाषा हो गया। दूसरा नाम प्रोफेसर फ्रेडरिक्स, ये दोनों नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोफेसर फ्रेडरिक्स चाइनीज है ये, बाद में USA गए और ये तो USA के ही है। ये बोलते हैं विकास कार्यक्रमों का प्रशासन ही विकास प्रशासन, विकास कार्यक्रमों का प्रशासन ही विकास प्रशासन है। बस ये देखो, ये है आशय और परिभाषा। ओके डियर, चलें आगे। अब देखिए विकास प्रशासन वर्सेस परंपरागत प्रशासन, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी इसको आपको 30-60 वर्ड में पूछेगा पक्का, तो दोनों की विशेषता को बता दो आप। इधर विकास प्रशासन दे देना है और इधर आपका परंपरागत। इसी परंपरागत ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्लासिकल शास्त्रीय प्रशासन बोलते हैं। क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे शुरू का प्रशासन, राजा महाराजाओं का प्रशासन, अंग्रेजों का प्रशासन। देखो विकास प्रशासन पहला गोल ओरिएंटेड होगा, लक्ष्योन्मुख, पहली विशेषता इसकी। दूसरा कार्योन्मुख मतलब जॉब ओरिएंटेड होगा। तीसरा लक्ष्योन्मुख, कार्योन्मुख, परिस्थिति उन्मुख मतलब इकोलॉजी ओरिएंटेड। चौथा डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक। पांचवा
इनोवेशन पे बल देगा, नवाचार। छठवां, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला, उदार होगा, उदार। सातवां, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सहभागिता, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन पर बल देगा। ये देखो, रटना चाहिए इसको, इसके आगे कुछ भी लिखोगे चलेगा, ये पॉइंट आना चाहिए। इसको भी मैं आपके नोट्स में डिफाइन कर दिया हूं, ओके। लेकिन परंपरागत प्रशासन देखो बेटे, लक्ष्योन्मुख कार्योन्मुख है, ये जो है ना नियमोन्मुख था, नियमोन्मुख था। नियमोन्मुख का मतलब नियम कानून का पालन होना चाहिए, विकास हो चाहे मत हो, नियम का पालन होना चाहिए चाहे आदमी मर जाए। ये था अंग्रेजों का, औरंगजेब का याद करो, वो परंपरागत, ओके। ये परिस्थिति की उन्मुख है, लोकतांत्रिक है, नवाचार पर बल देता है, देखो, ओके। जबकि परंपरागत प्रशासन ये जो है बहुत कठोर होता है, एकदम कठोर होगा, फॉर्मल होगा, औपचारिक, औपचारिकता पर फोकस करेगा, केंद्रीकरण होगा, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत होगा, सब अधिकार राजा के पास होगा, सब अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा, सब अधिकार प्रशासक के पास होगा, जनता के पास कोई अधिकार नहीं। यह ऐसा था, रिजिड था, लचीला नहीं था, एकदम रिजिड, कठोरता पूर्वक। जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती कराने जा रहे हैं, 6 साल होगा तभी स्कूल में भर्ती होगा, 6 साल होने में 5 दिन बाकी है तो भर्ती नहीं होगा, अगले साल आना। ये नियमोन्मुख है, ये कठोर है, ये औपचारिक है, ऐसे में विकास कैसे हो? इसके जगह में विकास प्रशासन उसको लचीला है, 5 दिन बचा है तो कोई बात नहीं, भर्ती करो। पीएससी के परीक्षा दे रहे हैं हम 1 जनवरी को, 21 साल नहीं हुआ है तो आप नहीं दे सकते। फार्म भरने का डेट 1 महीने का है, लेकिन 1 जनवरी को 21 साल होना चाहिए। अरे भाई 2 जनवरी को भी हो जाए, 30 जनवरी को हो जाए, क्या दिक्कत है? परीक्षा फॉर्म भरने के समय में हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं मानेगा। ये है परंपरागत, नियमोन्मुख, ओके। ये यांत्रिक होता है एकदम, मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता, मशीन मानता है, मशीन के समान ट्रीट करेगा, मनुष्य को आर्थिक पशु मानेगा, बोलेगा मनुष्य कर्मचारी धन के लालच में काम करता है, वेतन बढ़ाओ तो अधिक का, उसको बोलते हैं परंपरागत। समझ गए? ये था, ये 3-4 पॉइंट को बस याद रखना है, बन जाएगा। और इन्हें ज्यादा नियम पे कठोर होना, कठोर प्रशासन होना, जनता का उत्पीड़न करना, कठोरता पूर्वक टैक्स वसूल करना, एकदम फॉर्मेलिटी से काम करना, आम आदमी को कोई अधिकार नहीं देना, ये सब करोगे तो जनता की समस्याएं तो दूर होने की बजाय बढ़ेंगी ना बेटा। और जब जनता परेशान रहेगा, समाज में शांति आएगी, सरकार अस्थिर होगा, है ना, तो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जन्म लेंगी। समझ रहे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछेगा, मैंने पूछेगा, देख लेना आने वाले सालों में ना इसको। देखो, एक तो ये क्वेश्चन अपने आप में विकास प्रशासन की विशेषता बताइए, पूछा तो ये 7 पॉइंट को दनादन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में अंतर बताइए, तो लिखना है। ओके, ओके डियर, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? आज भी हमारे प्रशासन परंपरागत, अभी भी विकास प्रशासन मूर्त रूप नहीं ले पाया है ना, ओके। इसीलिए आज भी सारी समस्याएं बनी हुई है। ओके डियर, चले आगे, रट लेना है इसको। उसके बाद देखो, विकास प्रशासन वर्सेस प्रशासनिक विकास, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये जो अवधारणा है प्रोफेसर फ्रेडरिक्स का है। इस अवधारणा को प्रोफेसर फ्रेडरिक्स ने आपका प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ये दोनों अवधारणा के बीच अंडे और मुर्गी का संबंध है। लिखना पड़ेगा इसको, एक अंडा और मुर्गी मत बोलना, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। उन्होंने इसको एग और चिकन
के कॉन्सेप्ट से समझाया है। ओके, जितने लोग सुन रहे हैं एक प्रश्न पूछो। अक्सर पूछते हैं लोग कि भाई पहले अंडे आया कि मुर्गी आया। एक बात, कोई नहीं कह सकता कि पहले अंडे आया कि मुर्गी आया। दूसरी बात, अंडा यदि आपके पास है तो आप मुर्गी प्राप्त कर सकते हैं, अब मुर्गी आपके पास है तो अंडा मिलेगा। इट मीन्स बोथ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत अच्छा समझना है इसको। ओके, कैसे समझना है आपको, देखो दो परिवार है, एक परिवार शिक्षित है, पिताजी टीचर हैं और वह सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित है, और दूसरा परिवार पिछड़ा हुआ है, आदिवासी दलित और पिछड़े वर्ग से है, पिछड़ा हुआ गांव का है। ओके, पिछड़ा हुआ है। यहां पर देखो डेवलप परिवार है, उनका लड़का डिप्टी कलेक्टर बनता है, पिछड़ा परिवार है, उसका लड़का भी डिप्टी कलेक्टर। आप समझो, देखो पहला परिवार डेवलप है, इसलिए आगे वह और डेवलप होते जाए। कहने का मतलब, अगर प्रशासन को आप विकसित कर दिए, प्रशासन, ये प्रशासन है, प्रशासन डेवलप है तो ऑलरेडी विकास होगा, और यदि विकास कार्य आप करोगे तो ऑलरेडी विकास प्रशासन होगा, प्रशासनिक विकास होगा। जैसे दूसरा परिवार है, पिछड़ा हुआ है, एक लड़का डिप्टी कलेक्टर बन गया, अब वो पूरा परिवार को सुधार देगा। तो कहने का मतलब, आप प्रशासन में सुधार कर दो, हमारा जो कलेक्टर और अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था है उसका रिफॉर्म कर दो, ऑलरेडी डेवलपमेंट होगा। और आप डेवलपमेंट के काम करो, ऑलरेडी भ्रष्ट सरकार भी सुधर जाएगी। समझ रहे बात को? दोनों में से कोई भी एक कर दो आप, या तो प्रशासन में सुधार ला दो, सूचना का अधिकार लागू कर दो, प्रशासन को ट्रांसपेरेंट कर दो, प्रशासन में गुड गवर्नेंस ले आओ, ऑलरेडी देश का विकास होगा। या फिर देश का विकास करो, आप विकास कार्यक्रम को लागू करो, प्रशासन खुद सुधर जाएगा। क्योंकि विकास कार्यक्रम होगा, लोग सुधरेंगे, लोगों का कल्याण होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, अवेयरनेस आएगा, खुद प्रशासन को दबोच लेंगे। अभी यही हो रहा है, जैसे जैसे हमारा समाज विकसित होते जा रहा है, प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग रहा है, प्रशासकों को दिन ब दिन मतलब और जवाबदारी से काम करना पड़ रहा है, समाज सुधर रहा है तो प्रशासन भी सुधर रहा है। आप देख लो, गौर करो, आप खुद गांव में देखना, एक परिवार में एक व्यक्ति सुधर गया तो पूरा परिवार सुधर जाएगा, और अगर सुधरा हुआ परिवार है तो उसका आने वाला पीढ़ी ऑलरेडी सुधरा हुआ होगा। इसी बात को लेकर के प्रोफेसर रिक्स ने अंडे और मुर्गी का संबंध बताते हुए इन दोनों को बोला कि बोथ आर इंटर कनेक्टेड एंड बोथ आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। उन्होंने बोला कि विकास कार्य करें आप तो ऑटोमेटिक विकास प्रशासन होगा, विकास प्रशासन होगा तो ऑटोमेटिक प्रशासन का विकास होगा, प्रशासन सशक्त होगा, प्रशासन सुधरेगा, और प्रशासन को आप सुधार दोगे तो ऑलरेडी विकासात्मक कार्य होंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है आपके नोट्स में, साफ साफ जैसा समझा रहा हूं मैं, एक बार उसको रीड करोगे एकदम क्लियर। ओके, लेकिन देखो आपका, हमने 1945 में अपनाया, आफ्टर 1945 इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, और जब हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया तो हमने क्या सोचा, अरे अब तो हमको राम बाण मिल गया, अब तो हर मर्ज की एक दवा विकास प्रशासन। अब हमने ये भरोसा कर लिया कि अब तो गरीबी दूर हो जाएगा, अब तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, है ना, अब तो पिछड़ापन खत्म हो जाएगा समाज से, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोगों के आपका लोग जीवन स्तर सुधर जाएगा, लोग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन बेटा, हम ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए, 20 साल बाद देखिए तो हालत और खराब है, गरीबी वही है, गरीबी के जबड़ों में समाज जकड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार के जबड़ों में जकड़ा हुआ है, और ड्रैगन का रूप ले रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आतंकवाद, नक्सलवाद, चोरी, डकैती, क्राइम सब और बढ़ गया। ओके, फिर सोचना पड़ा अब क्या करें।
इसलिए आगे जा जा करके और नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जो आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग, वो सब एक के बाद एक आते जाएगा। विकास प्रशासन के बारे में सोचे कि भाई विकास प्रशासन को हमने रामबाण सोचा था, लेकिन वो तो हुआ नहीं जो हमने किया, हमारा टारगेट था। तब हमने आपका ये जो 21वीं सदी की दहलीज में हमने पैर रखा, तो न्यू डायमेंशन पर फोकस किया। बोले अब जो है हमको विकास प्रशासन में ओके नए डायमेंशन पर फोकस करना होगा। तभी हमने पहला समृद्धि के बजाय विकास डेवलपमेंट पर बल दिया। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास पर बल फोकस बढ़ाया। फिर हमने समावेशी विकास पर बल दिया। फिर हमने आपका सतत विकास, समावेशी विकास, समृद्धि के साथ विकास, समृद्धि के बजाय विकास पर बल, फिर सुशासन पर बल दिया, फिर गुड गवर्नेंस हो गया, ये ई गवर्नेंस पर फोकस किया। ये जो है बेटा, इसको आपको 30 वर्ड्स पे याद रखना है। इसको हम बोलते हैं बदलते परिवेश के साथ विकास प्रशासन के बदलते आयाम, न्यू पैराडाइज्म या न्यू डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। समृद्धि के बजाय विकास, समृद्धि का मतलब होता है बेटा आर्थिक विकास। जब हम सिर्फ आर्थिक विकास, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ को हम डेवलपमेंट मान लेते हैं, यह हमारी भूल है। किसी के पास धन दौलत बढ़ गया तो वह विकसित हो गया, ऐसा नहीं है। धन दौलत के साथ साथ उसकी सोच विचार बदलना चाहिए, उसके खान पान, रहन सहन, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज बदलना चाहिए। वह शिक्षित हो, उसका व्यवहार जो है आपका संवेदनशील बने, उसमें नैतिकता का विकास हो, तब उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। आज हमारा फोकस सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है। आज हमारा डेवलपमेंट प्रशासन जो है आर्थिक के साथ सामाजिक, सामाजिक के साथ नैतिक, इथिकल डेवलपमेंट, सबको एक साथ मिलाकर विकास पे बल दे रहा है। ये रियल मायने में डेवलपमेंट है। और जब ऐसा होगा तभी समस्याएं दूर होंगी। यही तो गलती हुआ है आपका मध्य पूर्व के देशों में। जितने पेट्रोलियम इकोनॉमी वाले देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो गया बेटा, लेकिन इनका जो है आपका सोशल और इथिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए आज वहां आतंकवाद का आश्रय है। इसीलिए आज वहां पर धार्मिक और जातिगत और वर्ग जो आपका संघर्ष चल रहे हैं, वो सब चल रहा है। ओके, सतत विकास, ऐसा विकास जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसा विकास जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि कल हमारा आने वाला पीढ़ी को कोई संकट न हो। आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन को बचा करके वर्तमान में संसाधनों का प्रयोग करना ही होता है सतत विकास। सतत हमारा समाज, हमारी सभ्यता कंटिन्यू कब बना रहेगा? जब कल उसके लिए भी रिसोर्स बचे रहेंगे, और सारे रिसोर्स को हम ही खा जाएंगे तो सभ्यता तो हमारी थम जाएगी। तो ऐसा विकास जिसमें वर्तमान जरूरतों की पूर्ति इस प्रकार किया जाए कि भावी पीढ़ी के लिए भी आपका संसाधन हमारे पास मौजूद हो, तब वो सतत विकास है। 1987 में प्रोफेसर बर्टलैंड ने इस अवधारणा को दिया, और 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो में हमने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हमने इसको अपनाया। इसीलिए भारत ने अपना 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का हमने लक्ष्य बनाया सतत विकास। ओके, जबकि समावेशी विकास, ऐसा विकास जिसका लाभ समाज के सिर्फ 5%
उच्च वर्ग के लोग ही आपका विकास के लाभ को सोख न ले। विकास का लाभ समाज के अंतिम से अंतिम पंक्ति में पंक्ति के अंतिम से अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मिले। देश के अंतिम से अंतिम कोने में रहने वाले लोगों को भी देश के विकास का लाभ पहुंचे। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लोग विकास के आपका धारा में शामिल हो, तब उस विकास को बोलेंगे समावेशी विकास। बेटा हम लोग बोलते हैं कि आज हमारा देश 10% जीडीपी ग्रोथ रेट कर रहा है, तो भैया अगर अबुझ मारिया लोग 10% की दर से बढ़ रहे थे तो आज भी वहीं पर क्यों है? क्योंकि ये 10% का विकास दर तो 50 साल से हमारी सरकार बोल रही है कि भारत 10% विकास दर से आगे बढ़ रहा है। वो 10% क्या 200% का विकास दर कर रहा है आपका अदानी और अंबानी और ये सब, और औसत निकाल दिए तो देश का विकास दर 10% निकल गया। लेकिन ये तो समाज के 5% उच्च वर्ग के लोग ही उसको सौंप जाते हैं। सारे किसानों के लिए जो योजनाएं आती है बड़े किसान सौंप जाते हैं, लघु और सीमांत कृषक तक को पहुंच ही नहीं पाता है, तो विकास कैसे होगा? तो ऐसे विकास जिसमें विकास के मुख्य धारा में सभी शामिल हो, ऐसा विकास जो ट्रांसपेरेंट हो, जो सिटीजन फ्रेंडली हो, जिसमें कानून का शासन हो, उसको हम सुशासन बोलते हैं। जबकि डिजिटल माध्यम से शासन, इससे शासन आम से आम जनता तक उसकी एक्सेस संभव हो पाता है। इसी के कारण से आज हम देश के अंतिम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी जोड़ पा रहे हैं। इसी कारण से आज प्रशासन इफिशिएंट बना है, ट्रांसपेरेंट बना है। ओके, ये सब जो आयाम को अभी हम अपना रहे हैं, अगर इन आयामों के साथ विकास करते हैं हम, तब वो कहलाएगा आपका न्यू डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके बच्चे, निजीकरण को भी आप नए डायमेंशन में शामिल कर सकती हैं। पीपीपी मॉडल को आप शामिल कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो जो है विकास प्रशासन का पार्ट नहीं है। वो देखिए, विकास प्रशासन का अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए आप। जब मैं एनपीएम पढ़ाऊंगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तब आपको समझ में आएगा ये, है ना। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी उन सब बातों को इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप उल्टा कंफ्यूज जाएंगे। जहां पर हम पब्लिक के साथ प्राइवेट सेक्टर को कंट्रीब्यूट किए, मतलब वो एनपीएम हो जाएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो जाएगा। उसी को हम बोलेंगे पब्लिक चॉइस थ्योरी। वही तो है राज्य बनाम बाजार चर्चा। राज्य का मतलब होता है सरकारी, बाजार का मतलब होता है प्राइवेट। अभी थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लें अपन। तुलनात्मक लोक प्रशासन पढ़ लेते हैं, नवीन लोक प्रशासन पढ़ लेते हैं। तीनों सरकारी है। उसके बाद जब सरकारी फेल खाएगा तब निजी का रोल शुरू होगा, है ना। जहां पर सरकार फेल खाने लगा ना, तब हमने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। तभी शुरू होगा राज्य बनाम बाजार चर्चा। भाई परंपरागत प्रशासन फेल खाया, कोई भी पुरानी व्यवस्था फेल खाता है तो नई व्यवस्था आता है। नई व्यवस्था, नया प्रिंसिपल, नया थ्योरी तब तक नहीं आएगा जब तक पुराना फेल नहीं खाएगा। ओके ओके डियर, ओके चलिए।